माननीय विजय कुमार चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बावजूद पूरे सरायरंजन विधानसभा के 2 ब्लॉक हैं, विद्यापति नगर और सरायरंजन, दोनों ब्लॉक में एक के पास भी अंगीभूत स्नातक कॉलेज नहीं है। माननीय कृषि मंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धि ये है कि पूरे बिहार में छोड़िए पूरे समस्तीपुर में सरायरंजन किसी भी फसल के उत्पादन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं है। शराब का कारोबार हो, जमीन दलाली की बात हो, थाना अंचल की बात हो, सब जगह आपको माननीय मंत्री की छाया आपको स्पष्ट दिख जाएगी। आप गलत बोल रहे होंगे तो मानहानि का केस भी करते हैं। स्वागत है, हम पर हमला हुआ, हम पर बबलू एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ, मेरी माँ के साथ गाली गलौज किया गया, तो ऐसा है। लेकिन सवाल उठता है कि इस डर से अगर आप बैठ जाएंगे तो आप खुद आईने में खुद का चेहरा नहीं देख पाएंगे। मैं जानता हूँ मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूँ और कैसी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इसके बावजूद भी अगर ताल ठोक कर मैदान में हूँ तो आप लोगों को मेरी स्थिति को भी समझना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चल रहा है पार्टी से जुड़े हुए आप और चर्चाएं चल रही है कि डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, बनने की बात हो रही है, तो ये मुकेश सहनी पर किसी का एहसान नहीं होगा। ये अति पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी है। बिहार विधानसभा चुनाव होने में काफी कम समय बाकी है। सभी लोग जो है, सभी पार्टियां जो है तैयारियां कर रही हैं। हमारे साथ सरायरंजन के युवा समाज सेवी कुणाल कुमार हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा सरायरंजन से जो है विधायक हैं वो विजय कुमार चौधरी हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। तो इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, शुक्रिया ज्योति जी आपका भी, और आपके माध्यम से जो दर्शक जुड़ रहे हैं सभी लोगों का आभार। कई दिनों से आप यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कमियां रह गई जो 3 बार विधायक रहते हुए विजय चौधरी पूरी नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपकी जगह कोई और पत्रकार होता तो मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या अच्छाई है, लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूँगा कि अभी जो मैंने यात्रा निकाली है वो इस मकसद से निकाली है कि हमारे यहाँ सरायरंजन मेडिकल कॉलेज करीब 600-700 करोड़ की लागत से बना हुआ है, और 1 साल 7 महीना आज और 18वां दिन है जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, और अभी तक उसमें इमरजेंसी सेवा बहाल नहीं है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के इर्द गिर्द दर्जनों लोग की मृत्यु हो चुकी है। तो मेरा छोटा सा और सीधा सवाल है कि अगर हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ था तो आखिर क्यों, किस वजह से उसका उद्घाटन किया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं था जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जो भुगतान होता है, भुगतान निकलवाने के लिए अफरा तफरी में उसका उद्घाटन कर दिया गया? अगर उद्घाटन कर दिया गया तो उसमें सारी सुविधाएं आप क्यों नहीं मुहैया करा पा रहे हैं? और साथ ही उसमें 1100 रिक्त पद है, तो 1100 पदों में ज़्यादा से ज़्यादा औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी तौर पर सरायरंजन के युवा और युवतियों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये 2 मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर अभी हम यात्रा में, हालांकि आज से 3 महीने पहले हम पैदल यात्रा पर थे, और अभी हम पैदल यात्रा पर नहीं, हम गाड़ियों से निकल रहे हैं और लोगों से हम समर्थन मांग रहे हैं, और इन समर्थनों के साथ हम महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि सरायरंजन की स्थिति क्या है। आप सरायरंजन के तो आपको ज़्यादा मालूम होगा वहाँ क्या समस्याएं हैं, जैसे कि मुझे मेरे विधानसभा के बारे में मालूम है, इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि आपकी विधानसभा में क्या कमियां रह गई जो 3 बार के विधायक रहते हुए विजय चौधरी पूरी नहीं कर पाए। मैं आपको ये तथ्य बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बिहार के तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि विधायक विजय कुमार चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पूरे सरायरंजन में एक भी अंगीभूत डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ कि माननीय विजय कुमार चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बावजूद पूरे सरायरंजन विधानसभा के 2 ब्लॉक हैं, विद्यापति नगर और सरायरंजन, दोनों ब्लॉक में एक के पास भी अंगीभूत स्नातक कॉलेज नहीं है। जो एक कॉलेज है वो संत बाबा की कृपा से वित्त रहित कॉलेज है। तो एक भी ऐसा मकतब या उच्च माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय नहीं है जो मॉडल स्कूल के तौर पे विकसित किया हो, या एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जो विधायक होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं जिसकी मीटिंग में कभी विजय कुमार चौधरी जी ने शिरकत किया हो। ये मैंने आपको शिक्षा के क्षेत्र में बताया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज उद्घाटन होने के बाद भी अभी फंक्शनिंग नहीं हो पाया, इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं हुई है। वो जल संसाधन मंत्री हैं। सरायरंजन विधानसभा का एक हिस्सा हर साल बाढ़ में डूब जाता है और एक बड़ा हिस्सा हर बार सुखाड़ की चपेट में चला आता है। किसानों की जमीन भी ली गई। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि एक बड़ा हिस्सा सुखाड़ की चपेट में चला जाता है और एक छोटा हिस्सा वो बाढ़ की चपेट में चला जाता है। ये जल संसाधन मंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धि है। वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। माननीय कृषि मंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धि ये है कि पूरे बिहार में छोड़िए पूरे समस्तीपुर में सरायरंजन किसी भी फसल के उत्पादन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं है।
तो सवाल यह उठता है कि आपको जो जवाबदेही और जिम्मेदारी मिली है उससे आप अपना रुतबा तो बढ़ा रहे हैं, अपना स्वैग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे सरायरंजन के लोगों को क्या लाभ हुआ? आप कोई मंत्री रहते हुए कोई ऐसा कुछ कर देते जो लगता कि चलो भाई शिक्षा मंत्री हुआ तो एक कॉलेज ला दिया, जल संसाधन मंत्री हुआ तो आज जगजीवन बाबू को देखिए, पूरे दक्षिण बिहार में जो किसानों के हर खेत तक लगभग नहरों का जाल बिछा दिया गया, किसकी उपलब्धि है? जगजीवन राम की। जगजीवन राम के नहीं होने के इतने सालों के बाद भी अगर हम आपके साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो ये उनकी उपलब्धि है। लेकिन माननीय मंत्री को बताना चाहिए कि जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में क्या किया जिसकी उपलब्धि पर हम और आप चर्चा करें। तो सबसे बड़ी असफलता उनकी यही है। और भ्रष्टाचार तो हर कदम पर है, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, थाना में। लेकिन सरायरंजन का भ्रष्टाचार पूरे बिहार से इस मायने में अलग है कि वहाँ संगठित है, वो एक ही नेक्सस है, और सारा नेक्सस घूम फिर के माननीय मंत्री के इर्द गिर्द पहुँच जाता है। शराब का कारोबार हो, जमीन दलाली की बात हो, थाना अंचल की बात हो, सब जगह आपको माननीय मंत्री की छाया आपको स्पष्ट दिख जाएगी। तो ये सबसे गंभीर प्रश्न है। तो आपको डर नहीं लगता? जनता के बीच भी जा रहे हैं, ऐसे खुल के विरोध भी कर रहे हैं, और बिहार सरकार के हिस्सा भी है विजय चौधरी। देखिए, हम तो डंके की चोट पर विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हम पर हमला हुआ, हम पर बबलू एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ, मेरी माँ के साथ गाली गलौज किया गया, तो ऐसा है। लेकिन सवाल उठता है कि इस डर से अगर आप बैठ जाएंगे तो आप खुद आईने में खुद का चेहरा नहीं देख पाएंगे। सच को अगर सच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब माननीय मंत्री के संरक्षण में मठ में जो एक महंत के नाम से जमीन थी उसको भगना अम्बुधि विशाल और भगनी श्रेया के नाम से कब्जा कर लिया गया। तो ये तो तथ्य है, ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो इस सत्य को अगर मैं दोहरा रहा हूँ और माननीय मंत्री समझ रहे हैं कि मैं अपराध कर रहा हूँ, तो मैं अपराध करूँगा। एक नहीं, मैं हज़ारों बार अपराध करूँगा। ये ऑन द रिकॉर्ड डिटेल्स अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति जाकर उस चीज़ को ढूंढ सकता है कि कुणाल जो बोल रहा है वो तथ्य सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अब गलत बोल रहे होंगे तो मानहानि का केस भी करते हैं। स्वागत है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि माननीय मंत्री जितना आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वो ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेंगे। मैं इसको भी भली भांति जानता हूँ। मेरा एक और सवाल है, आप तो समाज सेवा करते आए हैं, हमने कई सारी वीडियोस भी देखी आपके, तो लेकिन आप विधायक बनने का क्यों सोच रहे हैं? राजनीति में क्यों आ रहे हैं? आप जनता की भलाई तो समाज सेवा करते हुए भी कर सकते हैं। देखिए, समाज सेवा करके आपको एक पटना जंक्शन के बाहर में गरीब अगर सोया हुआ तो एक कंबल आप उसको उड़ा सकते हैं। लेकिन आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि कोई पटना जंक्शन के बाहर में गरीब सोए ही नहीं, उसके लिए घर की व्यवस्था हो जाए। तो जब तक आप नीतिगत बदलाव नहीं कर पाते हैं या नीतिगत चीज़ों में आपका हस्तक्षेप नहीं होता है, तब तक आप मुकम्मल तौर पर समाज सेवा नहीं कर पाते हैं। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं समाज सेवा करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं अपने स्तर पर 25, 50, 100, 200, 400, 4000 लोगों को फ़ायदा पहुँचा देता हूँ। लेकिन आप जब विधानसभा जाते हैं या लोकसभा में जाते हैं तो आप भी कैपेबिलिटी होती है कि आप कोई ऐसी नीति का निर्धारण करवा देते हैं जिससे पूरे बिहार में 12 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ जो भी लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, सभी लोगों को आप समान रूप से फ़ायदा पहुँचा देते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप क्या चयन करते हैं। जब तक आप पावर में नहीं आएंगे नहीं कर सकते। वो भी पावर क्या, एक आईएएस इन चीज़ों को नहीं कर सकता है। लेकिन एक जो विधायक है या विधायिका जो अंग है विधायिका का, उसी के पास यह हस्तक्षेप की शक्ति है कि वो किसी नियम को बनवा सकता है या नियम को समाप्त करवा सकता है। तो जब तक वो पावर नहीं होगा तब तक सुदूर सरायरंजन में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के लिए आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, आपकी यात्रा समाप्त भी हो चुकी है, आगे की क्या रणनीति है? बस जनता के बीच में इन 2 मुद्दों को लेकर है। इसके फिर पटना मार्च करेंगे, महामहिम राज्यपाल के साथ मिलेंगे और जिस तरह से हमारा संघर्ष था, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष चलता रहेगा। चल रहा है। पार्टी से जुड़े हुए आप और चर्चाएं चल रही है कि डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, बनने की बात हो रही है, तो ये मुकेश सहनी पर किसी का एहसान नहीं होगा। आदरणीय नेता हमारे मुकेश सहनी पर एहसान नहीं होगा। ये अति पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी है और इस बात में किसी समाज को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उस अनुपात में उसको अधिकार देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए अति पिछड़ा समाज अगर 37% है तो समाज का एक बड़ा हिस्सा वहाँ है। अगर उस हिस्से को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो आप कोई ऑब्लिगेशन उस सोसाइटी पर नहीं कर रहे हैं।
आप उस सोसाइटी का जो अधिकार है उसको आप रिटर्न कर रहे हैं। तो ये तो होना चाहिए। और इसमें आदरणीय नेता मुकेश सहनी अभी जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, तो अति पिछड़ा समाज खुद को उनके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो इस कनेक्टिविटी का लाभ अगर उनको घोषित कर दिया जाता है तो पूरा अति पिछड़ा समाज संगठित हो जाएगा और वो महागठबंधन के पक्ष में होगा। सराय रंजन में आप दावा बनाम हकीकत की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सफलता मिलेगी? जनता साथ है? बिल्कुल, अगर जनता साथ नहीं होती तो मैं 3 महीने तक पैदल यात्रा पर था। 3 महीने पहले पैदल यात्रा पर लगातार 37 दिनों तक था। अभी यात्रा पर हूँ। तो जो जन समर्थन मिल रहा है वो नहीं मिलता। तो बिल्कुल जनता बदलाव के मूड में है और वो त्रस्त है, तो वो चाहती है कि भाई बदलाव हो और मैं इसको लेकर बिल्कुल सकारात्मक हूँ। देखिए, मेरे लिए बहुत ही सहज था कि मैं माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ मैनेज कर लेता। ऑफर तो आते हो? मैं कहीं सेट हो जाता, एमएलसी के लिए कुछ कर लेता, कहीं दूसरे विधानसभा के लिए मैं ले लेता। मैं जानता हूँ मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूँ और कैसी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इसके बावजूद भी अगर ताल ठोक कर मैदान में हूँ तो आप लोगों को मेरी स्थिति को भी समझना चाहिए, इसको अप्रिसिएट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ और विदाउट एनी कैलकुलेशन मैं मार्केट में आ गया हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास कैलकुलेशन है, मेरा अपना सर्वे है, अपने लोग हैं, अपनी मेहनत है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा और बहुत जल्द होगा। आखिरी सवाल रहेगा, विधायक अगर बनते हैं आप तो सराय रंजन के लिए पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले जो संगठित दलाली का वहाँ खेल चल रहा है उसको रोक देना है। अगर हम उसको रोक देंगे तो 90% लोग इसी तरह खुश हो जाएंगे। अगर किसी थाने में जाके केस करवाना है, इसमें अगर तीसरे व्यक्ति की भूमिका नहीं हो। धूमिल की एक कविता है कि हमारे देश में एक व्यक्ति रोटी बेलता है, दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है, वहाँ एक तीसरा व्यक्ति मौजूद है। मैं पूछता हूँ वो कौन है? इस पर हमारी संसद क्यों मौन है? तो जो तीसरे व्यक्ति की भूमिका है, अगर आप उसको समाप्त कर देते हैं तो अपने आप आधी से ज़्यादा समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो सराय रंजन के संदर्भ में ये सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ जो मिडिल मैन है, जो माननीय मंत्री के संरक्षण में फल फूल रहा है, अगर उस पेड़ को अगर हम सुखा दें तो आधी से ज़्यादा समस्या ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। देखिए, हमारे साथ कुणाल जी थे, युवा समाज सेवी हैं। समाज सेवा करते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। अब जो है विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, वीआईपी के नेता हैं और कह रहे हैं कि जब तक हम पावर में नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक लोगों को ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए और तेजस्वी यादव भी लगातार कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में आने की ज़रूरत है और कुणाल जी भी युवा समाज सेवी हैं। बाकी अब क्या कुछ सोचते पूरे बातचीत को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।